बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 15 ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। आज हम देखेंगे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व देखा था। आज हम स्टार्ट करेंगे शॉर्ट टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम से। तो इसके नाम से ज़ाहिर होता है कि जो जॉब सबसे छोटी होती है उसको पहले शेड्यूल कर दिया जाता है। तो यहाँ पर भी यही लिखा है कि व्हेन सीपीयू इज अवेलेबल इट इज असाइंड टू द प्रोसेस दैट हैज़ द स्मॉलेस्ट नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट, जिसका नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट यानी जो फर्दर अब उसने सीपीयू इस्तेमाल करना है जिसका सबसे कम होगा उसको वो अलॉट किया जाएगा। लेकिन मसला ये आता है कि हमें नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट का कैसे पता चलेगा। और उसके लिए फिर ये है कि हम पिछले जो इसके सीपीयू बर्स्ट थे उनका एवरेज निकाल लें, या फिर जब बैच सिस्टम है तो उसके अंदर हम जो यूज़र ने अपना सिस्टम जो एप्लीकेशन प्रोग्राम जमा कराया था सीपीयू पे रन करने के लिए, तो उस टाइम वो अपना टाइम जमा करा दे कि मेरा जो प्रोग्राम है वो कितना टाइम लेगा। तो उस टाइम को हम कैलकुलेट कर लें। तो इसको थोड़ा सा मतलब फ्यूचर को देखना थोड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए नजूमी बनना पड़ता है। तो इसके लिए हम कुछ एवरेज निकाल लेते हैं। अच्छा, अब दो प्रोसेस अगर ऐसे आ गए जिनका नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट सेम कैलकुलेट हुआ है तो फिर वहाँ पर हम FCFS एल्गोरिदम जो है वो यूज़ कर लेते हैं, ताकि हम उनमें से एक जो मतलब उसमें यही होगा जो पहले आया था हम उसको पहले सर्व करा देते हैं। तो ये सारी कहानी है। तो अब ये है कि जब नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट जो है वो एक्सपोनेंशियल एवरेज ऑफ द मेजर्ड लेंथ ऑफ प्रीवियस सीपीयू बर्स्ट, यानी जो पुराने सीपीयू बर्स्ट थे उनकी एवरेज का उनकी एक एक्सपोनेंशियल एवरेज होती है। तो उसको निकालने का फार्मूला ये बनता है कि Tn+1, n+1 से मुराद कि अब आने वाला जो n है उसकी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, इज इक्वल टू अल्फा Tn। Tn का मतलब जो यहाँ पर Tn है इसका मतलब ये है कि जो हमारा nth सीपीयू बर्स्ट था उसकी कितनी लेंथ थी उसको हम अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 1 माइनस अल्फ़ा टाउ n। और जो अभी सीपीयू बर्स्ट था nth वाला उसकी जो वैल्यू कितनी थी, उसका बर्स्ट कितना था, उससे मल्टीप्लाई करें 1 माइनस अल्फ़ा को, वेयर अल्फ़ा इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड लेस दैन इक्वल टू 1। यानी अल्फ़ा एक फ्रैक्शन है, ठीक है, 0 से 1 के दरमियान वाली कोई चीज़ है, 1/2, 1/4, 1/3 इस तरह की कोई चीज़ है। ये फ्रैक्शन इसी वजह से है कि हम दो वैल्यूज़ को प्लस कर रहे हैं, फिर फ्रैक्शन होगी तो उसको मतलब वो एक टर्म के इक्वल लेकर आ जाएगी। तो जो SGF एल्गोरिदम होता है वो प्रीएम्प्टिव भी हो सकता है और नॉन प्रीएम्प्टिव भी हो सकता है, ठीक है, दोनों इसके अंदर ऑप्शन अवेलेबल है। अब ये कब होता है कि हमारा जो प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर आता है और पिछला प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है अभी, तो अब न्यू प्रोसेस जो है वो शॉर्टर है, छोटा है, अगले जो प्रोसेस अभी करंटली एग्जीक्यूट हो रहा है रेडी क्यू में जो प्रोसेस पड़ा है वो उससे छोटा है। तो अब हमने डिसाइड करना है कि छोटे प्रोसेस को अभी जगह दी जाए या जो पहले एग्जीक्यूट हो रहा है उसको एग्जीक्यूट होने दिया जाए। अगर तो नए वाले शॉर्टेस्ट प्रोसेस को जगह देनी है सीपीयू में तो इसको बोलेंगे अ प्रीएम्प्टिव SGF एल्गोरिदम। और अगर हमने जगह नहीं देनी, हम चाहते हैं कि पहले वाला कंप्लीट हो जाए फिर हम इसको जगह दें, तो दिस इज़ नॉन प्रीएम्प्टिव SGF एल्गोरिदम। प्रीएम्प्टिव यही होता है कि जो एम्प्टी कर रहा है सीपीयू को या नहीं कर रहा। तो प्रीएम्प्टिव SGF शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है इसको शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट ये भी कहा जाता है कि नया प्रोसेस आया उसका टाइम कम बर्स्ट सीपीयू बर्स्ट कम है और जो अभी एग्जीक्यूट हो रहा है उसका टाइम ज़्यादा है, तो हम जिसका कम रिमेनिंग टाइम जिसका कम है उसको हम फर्स्ट शेड्यूल कर देते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। P1 ज़ीरो टाइम पर आया जिसका टाइम बर्स्ट टाइम 7 है। P2 2 मिली सेकेंड्स पर आया जिसका बर्स्ट टाइम है 4। P3 4 पे आया 1 इसका है, और P4 5 पे आया है और 4 इसका बर्स्ट टाइम है। तो गैंट चार्ट अगर इसका देखते हैं यानी शेड्यूलिंग चार्ट, तो हमारे पास अगर देखा जाए तो P1 जो है सबसे पहले आया तो उस टाइम कोई उससे कंपेयर करने के लिए चीज़ नहीं थी, वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो गया और उसका टोटल एग्जीक्यूशन का जो टाइम था डेट वाज 7, ठीक है। फिर P2 आया हमारे पास 2 सेकेंड्स पर, 2 मिली सेकेंड्स पर, या जो भी इसका यूनिट है 2 पर आया, ठीक है। और P3 जो है वो हमारे पास आया है 4 पर, ठीक है। तो अब P2 आया जब, तो P1 ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर रहा था, ठीक है, तो इसलिए हमने इसको जगह नहीं दी P2 को। जब P3 आया तब भी P1 एग्जीक्यूट कर रहा था, तो P3 जो है उसने एग्जीक्यूट होना है 1 के लिए और P2 ने एग्जीक्यूट होना है
4 के लिए, ठीक है। तो इस टाइम पर हम क्या करेंगे कि जब एम्प्टी हो जाएगा हमारा सीपीयू तो हम देखेंगे दोनों में से शॉर्टेस्ट कौन सा है। P3 शॉर्टेस्ट है तो हम इसको लोड करेंगे, तो 7 पर ये है, 8 तक ये रहेगा। फिर उसके बाद अभी हमारे पास P2 अवेलेबल है, तो फिर हम P2 को एग्जीक्यूट करेंगे, और P4 जो है वो हमारे पास आया है आई थिंक 5 सेकेंड्स पर। तो यहाँ पर हमारे पास आया है P4। तो इसमें से अब जो है P4 जो है उसके भी जब कम P3 तो एग्जीक्यूट हो गया यहाँ पर, अब P2 और P4 के अंदर टाई हो गया, तो इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो जाएगा। पहले P2 आया था तो हम पहले इसको एग्जीक्यूट कर देंगे और P4 को फिर बाद में एग्जीक्यूट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा गैंट चार्ट बनेगा। अब इसका एवरेज वेटिंग टाइम अगर हम देखें तो हर प्रोसेस का वो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास P1 तो आया, आधे साथ ही एग्जीक्यूट हो गया, इसका टाइम तो बन गया 0। P2 हमारे पास आया है 2 पर, और P3 हमारे पास आया है 4 पर, और P4 हमारे पास आया है 5 पर। तो P2 आया है 2 पर लेकिन एग्जीक्यूट हुआ है 8 पर, तो इसका जो वेटिंग टाइम बना 8 माइनस 2 दैट विल बी इक्वल टू 6। P3 जो है ये आया है 4 पर और एग्जीक्यूट हुआ है 7 पर, इसका वेटिंग टाइम बना है 3, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। और P4 हमारे पास आया 5 पर जबकि एग्जीक्यूट हुआ है 12 पर, तो इसका मतलब 7 इसका वेटिंग टाइम बना, और इनको फिर हम 4 से डिवाइड करेंगे विच इज़ टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 टाइम यूनिट्स। यूनिट इन्होंने लिखा है, यानी ना मिली सेकेंड लिखा है, सेकेंड लिखा है, तो हम भी इसको यूनिट ही बोल देते हैं। अच्छा, अब ये तो था नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम। अब हम देखते हैं कि प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम भी होता है SJF का, जिसको शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट कहते हैं। तो हमारा सबसे पहले P1 आया और इसकी कैलकुलेशन हुई और ये यहाँ से एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया, ठीक है। फिर P2 आया हमारे पास और P1 अभी एग्जीक्यूट हो रहा था, तो हमने P1 को बाहर निकाल दिया CPU से और P2 को एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दी, ठीक है। फिर P2 एग्जीक्यूट हुआ थोड़ा सा, तो उसका जो अब टाइम बन गया वो P3 आया, फिर उसको एग्जीक्यूट कर दिया। P2 मतलब ये इस तरह हो रहा है कि कोई प्रोसेस आता है, उसका नेक्स्ट CPU बर्स्ट देखते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से एक चार्ट बना हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास जब हम एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि टोटल टाइम कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि हर प्रोसेस को कितना टाइम लग रहा है यहाँ पर। तो इसमें अगर हम देखें P1 जब हमारे पास आया प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए, तो शुरू में तो इसको 0 वेट करना पड़ा। फिर P1 का ही अभी हम देखते हैं कि फिर जब 2 सेकेंड्स हुए तो P2 आ गया इस जगह पर, ठीक है। और 2 सेकेंड पे हमने P1 को हटा दिया प्रोसेस से और दोबारा 11 सेकेंड पर हमने इसको प्रोसेस पे इंसर्ट किया। तो 11 माइनस 2 इज इक्वल टू 9, 9 इसका टोटल वेटिंग टाइम बन गया जो हमने यहाँ इंसर्ट कर दिया। फिर P2 आया हमारे पास 2 सेकेंड्स पे ये एग्जीक्यूट कर रहा था, तो हमारे पास क्या हुआ कि 4 सेकेंड्स के ऊपर P3 आ गया। P3 आया जिसने 1 यूनिट के लिए रन होना था, तो 1 यूनिट के लिए P2 को हमने हटा दिया प्रोसेसर से, तो जो इसको ये 1 यूनिट का वेट करना पड़ा और दोबारा ये एग्जीक्यूट हो गया 5 के ऊपर जाके, ठीक है। तो हमारे पास जो एक वेटिंग टाइम जो था वो 1 यूनिट बन गया। P3 जैसे ही आया था 4 पर तो उस साथ ही एग्जीक्यूट हो गया था, इसका वेटिंग टाइम बन गया 0। P4 आया है हमारे पास 5 पर लेकिन एग्जीक्यूट हुआ है वो 7 पर जाके, तो इसका जो वेटिंग टाइम बनेगा 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। तो ये इन सब के वेटिंग टाइम्स बनेंगे और फिर इसकी एवरेज निकाल लेंगे, तो 3 टाइम यूनिट्स इसका वेटिंग टाइम एवरेज निकलेगी। नेक्स्ट हमारे पास एल्गोरिदम है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग SGF भी अगर देखें वो भी एक किस्म की प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम ही था। उसमें यह था कि हमारे पास जिसका सबसे छोटा CPU बर्स्ट होगा उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो हम CPU बर्स्ट के लिहाज से प्रायोरिटी दे रहे थे, ठीक है। लेकिन अब प्रायोरिटी जो है वो कोई भी चीज़ हो सकती है। अब हम ये भी कह सकते हैं कि प्रायोरिटी की कोई वैल्यू है, तो जो CPU होता है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी को दिया जाता है, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले वैल्यू को दिया जाता है, यानी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी दैट इज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी। जैसे एक प्रोसेस है उसके वैल्यू प्रायोरिटी 1 है, एक की 50 है, तो अभी जिसमें जो हाई प्रायोरिटी वाला होगा वो 1 वाला होगा, 50 वाला लो प्रायोरिटी होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रायोरिटीज़ देखते हैं प्रोसेसेस की और प्रायोरिटीज़ वाइज उनको CPU पर लोड करते रहते हैं।
जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है वो भी एक प्रायोरिटी एल्गोरिदम की स्पेशल केस था, जहाँ पे प्रायोरिटी जो है हम नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट के लिहाज से कैलकुलेट कर रहे थे। हम कोई इंटीजर वैल्यूज़ को नहीं दे रहे थे, तो वो एक किस्म का प्रायोरिटी एल्गोरिदम ही था। अब प्रायोरिटी शेड्यूलिंग जो है ये भी प्रीएम्प्टिव भी हो सकता है, नॉन प्रीएम्प्टिव भी हो सकता है। तो जब एक प्रोसेस रेडी क्यू पे आया, इसकी प्रायोरिटी कंपेयर की जाएगी करंटली रनिंग प्रोसेस के साथ। ठीक है, अब प्रीएम्प्टिव अगर होगा तो ये क्या करेगा कि जो अभी से सीपीयू पर पहले से जो एग्जीक्यूट हो रहा है और जो अभी न्यूली अराइव प्रोसेस है उसकी हायर प्रायोरिटी है, तो जो न्यू प्रोसेस आया है उसको हम सीपीयू पर लोड कर देंगे। ठीक है, ये प्री एम्प्ट कर देगा, सीपीयू को एम्प्टी कर देगा और नया लोड हो जाएगा। नॉन प्री एम्प्टिव में क्या होगा कि अभी अगर नया प्रोसेस जो आया है उसकी प्रायोरिटी अगर हाई है तो उसको हम सीपीयू पर लोड नहीं करेंगे, जो सीपीयू पर पहले से चल रहा है उसको चलने देंगे, और जो अभी न्यू प्रोसेस आया है उसको हेड ऑफ द रेडी क्यू पर इंसर्ट कर देंगे। अब प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के साथ एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर इनडेफिनेट ब्लॉकिंग होती है या स्टारवेशन भी होती है। यानी हमारे पास एक प्रोसेस आया जिसकी प्रायोरिटी है 50। अब प्रोसेस आते जा रहे हैं, किसी की 1 प्रायोरिटी, किसी की 2 है, किसी की 3 है, किसी की 4 है, किसी की 5 है, और ये भाई जो है इनकी बारी ही नहीं आ रही। ठीक है, तो इस वजह से इस प्रॉब्लम को कहते हैं इनडेफिनेट ब्लॉकिंग, यानी ये हमेशा हमेशा के लिए ब्लॉक हुआ पड़ा है और इसकी स्टारवेशन हो गई है, बेचारा भूख से मर गया। द प्रोसेस दैट इज रेडी टू रन बाय रैकिंग द सीपीयू कैन बी कंसीडर्ड ब्लॉक्ड वेटिंग फॉर द सीपीयू। ये रेडी टू रन है लेकिन सीपीयू नहीं मिल रहा है इसको, इसको बोलेंगे ब्लॉक्ड वेटिंग फॉर सीपीयू। तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो होता है ये इस तरह लो प्रायोरिटी प्रोसेस को इनडेफिनेटली वेट करते करते छोड़ देता है। जैसे हमने यहाँ एग्जांपल देखी, एक लेजेंड थे, उन्होंने बताया कि जब फेज आउट कर रहे थे IBM 7094 को MIT में 1973 में, तो उनको एक प्रोसेस मिला रेडी क्यू के अंदर जो कि 1967 से वहीं पड़ा हुआ था। उसकी लो प्रायोरिटी वैल्यू थी और वो वहीं पड़ा रहा। कितने साल? 6 साल वो प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर पड़ा रहा। 6 साल तक उसकी बारी नहीं आई प्रोसेस की एग्जीक्यूट होने की। तो ये मसला है इनडेफिनेट ब्लॉकिंग और स्टारवेशन का प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के अंदर, जब एक प्रोसेस की प्रायोरिटी वैल्यू। अब हमें इसका एक तरीका निकालना है। हम क्या करते हैं कि थोड़े थोड़े अरसे बाद इसकी वैल्यू प्रायोरिटी की रिड्यूस करते जाएं। इसको एक 49 कर दें, फिर 48 कर दें, फिर 47 कर दें, ताकि एक दिन आए कि इसकी वैल्यू भी 1 पे पहुंचे और ये सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, तो ये एक तरीका जो है इसका सोल्यूशन बनता है। तो एजिंग इसको बोलते हैं। एजिंग इज द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ इनडेफिनेट ब्लॉकेज ऑफ लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस। एजिंग इसका सोल्यूशन है। इट इन्वॉल्व्स ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द प्रायोरिटी ऑफ प्रोसेस। प्रायोरिटी इंक्रीज करते हैं द वेट इन सिस्टम फॉर अ लॉन्ग टाइम, उनकी जो उन प्रोसेसेस की जो सिस्टम में बहुत ज़्यादा देर से वेट कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रायोरिटी रेंज हमारा 0 से 127 तक रेंज करता है, यानी हाई प्रायोरिटी हमारी होती है 0 और 127 हमारी होती है लो प्रायोरिटी, तो हम वी कुड डिक्रीमेंट प्रायोरिटी ऑफ एवरी प्रोसेस पीरियडिकली। तो हम क्या करते हैं कि प्रायोरिटी डिक्रीमेंट करते रहते हैं, से एवरी 10 मिनट्स। फॉर एग्जांपल, हर 10 मिनट बाद अगर 127 है उसको हम 126 कर देंगे, अगले 10 मिनट बाद 125 कर देंगे, अगले 10 मिनट बाद 124 कर देंगे। इस तरह हम रिड्यूस करते रहते हैं इसकी इंटीजर वैल्यू को। दिस विल रिजल्ट इन every process in system eventually getting the highest priority in reasonably short amount of time and schedule to use the CPU। अब एक वक्त आएगा इसकी प्रायोरिटी भी 0 बन जाएगी और ये भी सबसे हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस बन जाएगा। तो इस तरह हम इनडेफिनेट ब्लॉकिंग को काउंटर करते हैं, कैटर करते हैं। यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।